चलिए, तो सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। तो पिछले क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे फिजिक्स का, और आज का ये जो क्लास है इसमें हम लोग अपने सिलेबस की शुरुआत करेंगे, जिसमें आज हमारा पहला चैप्टर होगा यूनिट एंड डायमेंशन। इसको आप यूनिट और मेजरमेंट भी समझ सकते हैं, तो मेजरमेंट के साथ साथ इसमें थोड़ा सा डायमेंशंस को भी हम लोग ऐड करने का प्रयास किए हैं, क्योंकि आजकल का ट्रेंड है कि कुछ कुछ एग्जाम्स में डायमेंशन से भी बेसिक टाइप्स ऑफ सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आइए सेशन को हम लोग करते हैं शुरू, और जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं आप लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर क्लियर है या नहीं। चलिए, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन में जो सबसे पहला टर्म हमारे पास है यह है यूनिट। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं मात्रक, मात्रक तथा बीमा। अब सबसे पहले हम अगर यूनिट की बात करें कि यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, तो आप सिंपल ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से जब हम लोगों का जन्म हुआ तो जन्म के बाद हम लोगों की एक नाम निर्धारित की गई, और वही नाम हमारी पहचान बन गई, और आज हम उसी नाम से जाने जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से फिजिक्स में जब फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो रहे थे, जब इसकी यूनिट्स डिफाइंड करी जा रही थी, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट निर्धारित किया गया है, जिससे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारा मीनिंगफुल बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट। जैसे अगर हम बोलें यूनिट की, अगर हम बात करें सिंपली, जैसे इसको आप हिंदी में मात्रक या फिर इकाई भी बोल सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, कहानी की शुरुआत हम एक एग्जाम्पल से ही कर लेते हैं। जैसे किसी ने हमसे पूछा कि भाई आपका मास क्या है, तो मैंने कहा कि मेरा मास जो है 60 न्यूटन है। या फिर चलिए हम बोल दिए कि मेरा मास जो है 60 लीटर है। किसी ने बोला कि आपकी हाइट क्या है, तो हम बोले कि हमारा हाइट 6 केजी है। किसी ने हमसे बोला, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच, अगर डिस्टेंस की बात करें, किसी दो पॉइंट का बीच अगर डिस्टेंस हो, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस हमको बताना हो, तो हम बोले कि डिस्टेंस जो है ये 100 न्यूटन है। ठीक इसी प्रकार से किसी ने हमसे बोला कि भाई फोर्स बताइए, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड की गई, बल लगाई गई, तो हम बोले कि बल जो है ये लग रहा है 20, बल जो लग रहा है 20 फीट का लग रहा है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ न कुछ गलतियां हैं। अब यहाँ पर गलतियां क्या हैं? तो आप कहेंगे कि गलती यहाँ पर ये है, गलती यहाँ पर ये है कि मास कभी भी लीटर में नहीं होता। इसको किस में लिखना है? 60 केजी में, तो ये हमारा सही हो जाएगा। हाइट केजी में नहीं होता, हाइट को हम अगर 6 फीट लिख दें तो ये सही हो जाएगा। डिस्टेंस को हम 100 न्यूटन ना लिख करके अगर हम डिस्टेंस को 100 किलोमीटर या 100 मीटर कुछ भी लिखें तब ये सही होगा। फोर्स को हम 20 फीट अगर लिखते हैं तो ये गलत है। फोर्स को 20 फीट के बजाय क्या लिखना चाहिए? तो हम लोगों को लिखना चाहिए 20 न्यूटन। तो ये बात सही हो गया। तो सवाल है कि यहाँ पर गलती क्या था? क्या लीटर, केजी, न्यूटन, फीट बोलना गलती है? तो हम बोलेंगे कि नहीं, लीटर, केजी, न्यूटन, फीट ये सब सही है, लेकिन मास के लिए लीटर बोलना गलत है। क्योंकि जब यूनिट डिफाइंड की गई मास के लिए, तो ये यूनिट क्या डिफाइन किया गया है? केजी। मास का मेजरमेंट हम लोगों को जब भी करना है केजी में करेंगे, हाइट का मेजरमेंट जब भी करना है फीट में करेंगे, डिस्टेंस को अगर हम लोग को मेजर करना है तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इस प्रकार से आप माप सकते हैं लंबाई को। फोर्स का अगर मेजरमेंट करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या बना हुआ है? एक यूनिट न्यूटन। अब जैसे ही यहां पर हम मास के साथ
केजी का यूज किए तो ये हमारा मास जो है क्या बन गया, मीनिंगफुल बन गया। हाइट के लिए जैसे ही हम फीट का यूज कर लिए तो हाइट हमारा क्या बन गया, मीनिंगफुल। डिस्टेंस के लिए जैसे ही हमने किलोमीटर का यूज किया ये क्या बन गया, मीनिंगफुल। और फोर्स के लिए जैसे ही मैंने न्यूटन का यूज किया ये क्या बन गया, मीनिंगफुल। तो इस प्रकार से अगर यूनिट को डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं कि यूनिट क्या है। अगर यूनिट को डिफाइन करना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि यूनिट क्या है। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड notation that makes any physical quantity मीनिंगफुल। अगर हिंदी में हम लिखना चाहें कि हिंदी में मात्रक क्या है तो हम लिख सकते हैं कि मात्रक एक मानकीकृत मानक है जो किसी भी भौतिक राशि को अर्थपूर्ण बनाती है। मात्रक क्या है, तो मात्रक एक मानकीकृत मानक है, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ लग जाएगा, किसी भौतिक राशि के साथ जुड़ेगा तो इसको क्या करेगा, मीनिंगफुल बनाएगा, अर्थपूर्ण बनाएगा। क्या इतना बात आपको क्लियर हुआ? तो इसमें हम लोग सीखे यूनिट्स के बारे में। यूनिट क्या है, तो यूनिट एक प्रकार का स्टैंडर्ड नोटेशन है जो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जुड़ेगा तो उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेगा, फिजिकल क्वांटिटी को मीनिंगफुल बनाएगा। तो ये हो गया यूनिट का डेफिनेशन। अब सवाल है कि इसमें आप एक चीज देख पा रहे होंगे, एक चीज इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में आप देखेंगे तो यहां पर हम एक टर्म यूज किए भौतिक राशि। तो अब सवाल आता है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, हम भौतिक राशि किसको बोलेंगे? तो भौतिक राशि की अगर हम बात करें तो आ गया फिजिकल क्वांटिटी। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, तो इसको सिंपली हम हिंदी में बोल सकते हैं भौतिक राशि। तो डिफिनेशन की बात करें तो लिखा हुआ है कि द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड थ्रू विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड थ्रू विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वह राशि जिसे मापी जा सकती हो तथा जिसके द्वारा भौतिकी के नियमों को व्यक्त की जा सकती फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो वह राशि जिसे मापी जा सकती हो तथा जिसके द्वारा भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सकता हो। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जिसके द्वारा हम फिजिक्स समझ सकते हैं, किसी को फिजिक्स समझा सकते हैं, दैट एवरी क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मास, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें, मास यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को बतलाइए कि हम माप सकते हैं कि नहीं, तो द्रव्यमान को बिल्कुल मापा जा सकता है। तो द्रव्यमान हो गया फिजिकल क्वांटिटी। इसी प्रकार से अगर हम बोले लेंथ यानी कि लंबाई, अब बतलाइए कि लंबाई को हम माप सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल माप सकते हैं। तो लंबाई फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम बोले समय, टाइम, तो समय को भी हम माप सकते हैं। ये क्या हो जाएगा,
फिजिकल क्वांटिटी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि तापमान, तो ये भी कैसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम बोले स्पीड यानी कि चाल, ये भी कैसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम बोले फोर्स यानी कि बल, तो ये भी कैसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर आप माप रहे हैं, तौल रहे हैं, जिसके द्वारा फिजिक्स को समझ रहे हैं, किसी को फिजिक्स समझा रहे हैं, फिजिक्स के नियमों को हम समझ पा रहे हैं, दैट एवरी क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहां पर आप देखिए कि एक आपको घड़ी दिख रहा है, तो घड़ी का हम प्रयोग कहां पर करते हैं, समय को जानने के लिए, समय की मेजरमेंट्स के लिए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको एक डिवाइस दिख रहा होगा, एक डिवाइस यहां पर दिख रहा है, ये यहां पर 20 40 60 80 100 120 160 180 200 220, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्पीडोमीटर। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, तो किसी भी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड की। जैसे अगर कोई गाड़ी चल रही है, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी रफ्तार क्या है, उसकी स्पीड क्या है, इसकी मेजरमेंट हम स्पीडोमीटर से करते हैं। इसके बीच में यहां पर आपको दिख रहा होगा 188036 करके एक यहां पर जो आपको दिख रहा है कुछ डिजिट्स जो लिखे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। अब ओडोमीटर क्या करेगा, तो किसी व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है इसकी मेजरमेंट करेगा। यानी कि किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को हम कैसे मेजर करेंगे, ओडोमीटर के द्वारा। जैसी या फिर अगर कोई वाहन चल रहा है तो इसके स्पीड को हम कैसे मेजर करेंगे, स्पीडोमीटर के द्वारा। तो डिस्टेंस, स्पीड, ये सब भी क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है। हमारे पास थर्मामीटर है, जिसके प्रयोग से हम टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं तो ये कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल मापे जाने वाले क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होंगे। अब देखिए एक बहुत ही चर्चित चेहरा, नाम तो सुने ही होंगे इनका, बराक ओबामा। देखिए बेचारे कितने खुश हैं, हंस रहे हैं। अगर आप इनसे कभी पूछिएगा कि भाई आप क्यों हंस रहे हैं, तो ये बोलेंगे हम खुश हैं। अब जरा पूछिए कि कितना खुश हैं, तो ये आपको क्या ऐसा बोलेंगे कि आज मैं 500 केजी खुश हूं, आज मैं 200 केजी खुश हूं, आज मेरे अंदर 500 न्यूटन की खुशी हुई है, आज मैं 10 किलोमीटर खुश हूं। क्या ऐसा कुछ ये बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर बहुत पूछिएगा कितना खुशी हो रहा है, तो मत कहिए भाई आज मैं चुनाव जीत गया हूं, आज मैं बहुत खुश हूं, आई कांट इमेजिन इट। ठीक है, इतना खुश है कि आपको हम पार्टी दे सकते हैं, लेकिन इसको मेजर करके नहीं बताएंगे। यहां पर देखिए एक व्यक्ति बेचारा कष्ट में है, ये बेचारे दर्द में हैं, देखिए कमर पकड़ करके बैठे हुए हैं। अब इनसे पूछिएगा कि भाई क्या परेशानी है, तो ये कहेंगे दर्द हो रहा है। पूछिए तो जरा कितना दर्द हो रहा है, ये आपको बताएंगे, बोलेंगे बहुत दर्द हो रहा है। पूछिएगा कितना, कुछ बताइए, कुछ बताइए, कितना केजी, कितना फीट, कितना न्यूटन, कितना पाउंड, कुछ भी बताइए, ये आपको नहीं बताएंगे। और बहुत बार बार पूछिएगा तो हो सकता है कि पीटना शुरू कर देंगे, कह रहे हैं कि बहुत दर्द हो रहा है। तो दर्द कितना हो रहा है इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हम खुश हुए तो कितना खुश हुए इसको हम मेजर नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति दुखी है तो आप उसके दुख का मेजरमेंट नहीं कर सकते। किसी के पास अगर बहुत ज्यादा गम हो तो आप उसके गम का मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ये सब जो शब्द आप सुनते हैं, हंसी, खुशी, दुख, दर्द, गम, व्यथा, पीड़ा, कष्ट, लाचार, असहाय, बेचारा, ये सब शब्द मेजरेबल नहीं है। और जिस क्वांटिटी को हम माप या तौल नहीं सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। और फिजिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी चर्चा करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा करेंगे। तो फिजिक्स में हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा नहीं करेंगे। तो सिंपल भौतिक राशि किसको कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, तो ऐसा क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जिसके द्वारा फिजिक्स समझ सकते हैं, फिजिक्स किसी को समझा सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास कोई ना कोई उपकरण बना हुआ हो, ये सब राशि क्या कहलाएंगे, भौतिक राशि कहलाएंगे। फिजिक्स में नॉन फिजिकल क्वांटिटी की कोई काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, थोड़ा सा इसमें समझेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आप समझेंगे कि दो चीज होता है। देखिए नोट में ये बात लिखते हैं, एनी फिजिकल
एनी फिजिकल क्वांटिटी consists of two things. आप क्या लिखेंगे? हिंदी में अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि में दो चीजें निहित होती है। किसी भी भौतिक राशि में दो चीजें निहित होती है, और दो चीज कौन कौन इसमें है? तो इसमें सबसे पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। सबसे पहला क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। सबसे पहला हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक मान। हिंदी में इसको कहेंगे संख्यात्मक मान। और दूसरा चीज जो इसमें छुपा हुआ है ये है यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं? मात्रक या फिर इकाई। मात्रक या फिर इकाई। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है ये 60 kg है। अगर हम बोले कि हमारा हाइट 6 फीट है, किसी वस्तु की लंबाई 2 मीटर है, ठीक, किसी वस्तु की लंबाई 2 मीटर है। इसके बाद अगर हम मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि हमारे पास 10 लीटर दूध है। तो कोई भी चीज आप लेते हैं तो इसमें जो है आप देखेंगे कि इसमें एक चीज आपको क्या मिलेगा? तो ये 60, 6, 2 और 10 ये सब क्या है? तो ये सब एक संख्या हो गया, और ये आपका क्या है? केजी, फीट, मीटर, लीटर, ये सब क्या है? तो ये सब यूनिट है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठा लीजिए, जैसे हम बोले कि वर्क 10 जूल का है, तो 10 इसमें यूनिट, 10 इसमें एक संख्या हो गया, और जो है जूल आपका यूनिट हो गया। अगर हम बोले कि आज का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि 27 एक संख्या है, 27 एक संख्या, और डिग्री सेल्सियस यूनिट हो गई। अगर हम बोले कि किसी वायर में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 5 इसमें संख्या है, एम्पियर क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। अगर हम बोले कि प्रेशर जो है 50 पास्कल की है, तो इसमें 50 एक संख्या हो गया, पास्कल एक यूनिट हो गया। तो फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप उठाइए, इसमें आपको दो चीज मिलता है, एक संख्या मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? आपको यूनिट मिलेगा, यानी कि मात्रक। अब सवाल है कि संख्या और मात्रक में क्या संबंध है? यहां से भी पेपर में प्रश्न पूछ ले जाते हैं, ये संख्या और मात्रक में क्या संबंध है। तो आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग नजर डाल लें कि रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं समझने के लिए। चलिए यहां पर लिखेंगे रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, यानी कि संख्यात्मक मान तथा मात्रक में संबंध। संख्यात्मक मान तथा मात्रक में संबंध। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से फिर हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और चलिए इस बार हम बोल रहे हैं कि किसी वस्तु का लंबाई मान लेते हैं कि 5 मीटर है। किसी वस्तु का लंबाई कितना है? 5 मीटर। तो क्या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये लंबाई जो है 5 मीटर नहीं, इसी लंबाई को अगर हम चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लंबाई जो है 5 मीटर नहीं बल्कि 500 सेंटीमीटर है। ये भी सही हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर। या इसी को अगर हम किलोमीटर के टर्म में लिखना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि लेंथ जो है ये 0.005 किलोमीटर की है, लिखा जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि जब यहां पर हम 5 को बनाए 500, तो हम संख्या को बढ़ाए
5 को बनाए 500, तो यहां पर हम संख्या को बढ़ाए, ये मीटर हमारा क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो यहां पर बताइए यूनिट हमारा क्या हो गया, यूनिट घट गया, यानी कि संख्या के बढ़ने से मात्रक छोटी हो जाती है। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम संख्या को घटा दिए, पहले था संख्या 5, अब घटाकर कर दिए 0.005। तो यहां पर आप देखिएगा यूनिट, तो ये मीटर से क्या हो गया, किलोमीटर, यानी कि यहां पर यूनिट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। यहां पर यूनिट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि संख्या के बढ़ने से यूनिट घट रही है, मात्रा घट रही है, और नंबर्स के यानी कि संख्या के घटने से मात्रक बढ़ रहा है। तो बताइए कैसा संबंध है, तो आप कहेंगे कि जो संबंध है वो ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और जो यूनिट है एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही रिलेशन दोनों में आया, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आपको हमेशा क्या मिलेगा, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, यानी कि नियत मान मिलेगा। अब सवाल है कि संख्यात्मक मान और मात्रक क्या बताते हैं। तो जैसे अगर हमने बोला कि लंबाई किसी वस्तु की, या फिर मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है, किसी रॉड की लंबाई अगर 5 मीटर है, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि रॉड का लंबाई 1 मीटर का 5 गुना है। रॉड का लंबाई कितना है, 1 मीटर का 5 गुना। या अगर हम बोले कि जो लेंथ ऑफ रॉड है ये 500 सेंटीमीटर है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का 500 गुना है लंबाई रॉड का। अगर हम बोले कि नहीं नहीं, रॉड का लंबाई जो है 0.005 किलोमीटर है, तो इसका मतलब हम करें कि 1 किलोमीटर का 0.005 गुना है लंबाई रॉड का। यानी कि संख्यात्मक मान ये बताता है कि आप जिस मात्रक को चुन रहे हैं, कोई भी भौतिक राशि उसकी कितनी गुणी है, यानी कि चुने गए यूनिट्स का कितना टाइम्स मल्टीपल में कोई फिजिकल क्वांटिटी है, यह जानकारी हम लोगों को कौन देता है, संख्या। लेकिन जब भी किसी संख्यात्मक मान और मात्रक यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को जब हम गुणा करते हैं, तो ये हमेशा और हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो एक रिलेशन आपको याद रखना है, किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में। तो हम लोग क्या समझ गए, हम लोग सबसे पहले समझे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, फिजिक्स के नियम को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, ये सब। नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम ना माप सकते हैं ना तौल सकते हैं, फिजिक्स में उसकी कोई काम नहीं। फिर हम लोग बात किए कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसमें दो चीज होगा, एक संख्या होगा और दूसरा मात्रक होगा। जैसे आपको कुछ उदाहरण से समझाए कि अगर हम मास 60 केजी बोले तो 60 इसमें संख्या, केजी यूनिट, हाइट 6 फीट बोले तो 6 संख्या, फीट यूनिट, लेंथ अगर 2 मीटर बोले तो 2 संख्या, मीटर यूनिट, वॉल्यूम अगर हम 10 लीटर बोल रहे हैं तो 10 संख्या और लीटर यूनिट। फिर हम लोग देखे कि संख्यात्मक मान और मात्रक में क्या संबंध है, तो संख्यात्मक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट आर inversely proportional to each other, but the product of numerical value and unit is always remains constant for a given physical quantity। इसके बाद हम देखें कि इसमें संख्या और यूनिट का क्या महत्व है। तो हम लोग देखें कि चुने गए मात्रक का कितना टाइम्स कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये जानकारी देता है संख्या। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को बांटते हैं दो कैटेगरी में। फिजिकल क्वांटिटी को हम कितने कैटेगरी में बांट रहे हैं, दो कैटेगरी में। एक है स्केलर क्वांटिटी जिसको हम अदिश राशि कहेंगे, और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम सदिश राशि कहेंगे। स्केलर क्या है, तो द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर लिखना हो तो हम बोल सकते हैं कि वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो। यानी कि यहां पर डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है, दिशा की कोई महत्व नहीं है। बात अगर हम करें डायरेक्शन, तो इसका कोई इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है। किसमें, स्केलर में। जैसे सपोज कीजिए किसी ने हमसे पूछा कि भाई आपकी मास क्या है,
तो क्या हम ऐसा बोलते हैं कि मेरा मास 60 केजी नीचे की ओर है? अगर कोई हमसे बोला कि समय क्या हो रहा है, तो क्या हम ऐसा बोलते हैं कि 10 बज रहा है दक्षिण दिशा की ओर? अगर हमसे बोला जाए कि रांची से पटना की दूरी क्या है, तो हम क्या ऐसा बोलते हैं कि 300 किलोमीटर उत्तर की ओर, 300 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ऐसा कुछ बोलते हैं? अगर हमसे कोई पूछे कि आज का टेम्परेचर क्या है, तो क्या हम ऐसा बोलते हैं कि आज का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर की ओर है? तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको हम सिंपल डायरेक्ट बोलते हैं। किसी ने हमसे पूछा मास क्या है, तो हम बोलेंगे 60 केजी। आपकी हाइट क्या है, हम सीधे बोलेंगे 5 फीट 6 फीट जो भी हमारा हाइट होगा। किसी ने हमसे पूछा समय क्या है, तो हम बोलेंगे अभी 10 बज रहे हैं। किसी ने पूछा कि यहाँ से पटना की दूरी क्या है, रांची से पटना की दूरी क्या है, तो हम बोलेंगे 300 किलोमीटर है। किसी ने पूछा कि आज का टेम्परेचर क्या है, हम सीधा कहेंगे 30 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन बताने की इंपॉर्टेंस नहीं हो, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी स्केलर कहे जाएंगे। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, इसका क्या एग्जांपल बनेगा? तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, जैसे हमारा हो गया मास, मास यानी कि द्रव्यमान। जैसे हमारा हो जाएगा लेंथ यानी कि लंबाई। जैसे हमारा हो जाएगा टाइम यानी कि समय। टेम्परेचर यानी कि तापमान। इसके अलावा इधर लिखते हैं, जैसे वर्क हो गया यानी कि कार्य। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। जैसे हमारा प्रेशर हो गया यानी कि दाब। जैसे सरफेस टेंशन हो गई, जैसे सरफेस टेंशन हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ठीक है, ये सब कैसे क्वांटिटी हैं, तो ये सब आपके फिजिकल, सॉरी, ये सब आपके स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगे। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि यहां पर ये जो वर्क है, ये वर्क जो है, ये स्केलर कैसे हो गया? ये तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसमें है, और फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो भी वर्क स्केलर कैसे हो गया? तो इसका भी जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, तो देखिए, अगर आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, क्लास 11th में अगर आप पढ़े होंगे, और अगर आपकी इंटरमीडिएट साइंस से रही होगी, यानी कि अगर आप साइंस से पढ़े होंगे, तो फिजिक्स में आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा, एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा वेक्टर, सदिश नाम का चैप्टर। और इसके अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, तो वेक्टर का दो प्रोडक्ट होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का एक होता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। किसी ने हमसे बोला कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट बताइए, तो याद कीजिए हम लोग क्या लिखते थे, ए डॉट बी बराबर लिखते थे ए बी कॉस थीटा। क्या ऐसा लिखा करते थे? ए डॉट बी क्या लिखते थे, ए बी कॉस थीटा। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि डॉट प्रोडक्ट of two vector is a scalar product, यानी कि दो सदिश की डॉट उत्पाद अदिश उत्पाद होती है। दो सदिश की डॉट उत्पाद अदिश उत्पाद होती है, अदिश उत्पाद होती है। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, तो फिर से वही कहानी कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है।
किसी ने हमसे कहा कि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, तो हम लोग सिंपली क्या लिखते थे, ए और क्रॉस बी। देखिए समझिएगा, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये गुणा जैसा है, लेकिन वेक्टर में इसका अपना महत्व होता है। अगर ये गुणा का साइन लगा दिए तो फिर ये क्रॉस ये पढ़ाएगा, ठीक है, इसको हम क्रॉस पढ़ेंगे। और अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो सिंपल बीच में एक डॉट डाल देना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, तो हम लोग लिखते थे ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप लिखते थे। और एन कैप क्या होता था, ये डायरेक्शन को बताता था। लेकिन अगर सिंपली हम इसके मैग्नीट्यूड की जब बात करते थे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम लोग क्या लिखते थे, ए बी साइन थीटा। फिर यहां पर जो है आपको एन कैप लिखने का कोई आवश्यकता नहीं होता। और फिर हम लोग ये सीखे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि दो सदिश की क्रॉस उत्पाद, दो सदिश की क्रॉस उत्पाद सदिश उत्पाद होती है, सदिश उत्पाद होती है। यानी कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं तो सिंपली समझिए कि क्रॉस प्रोडक्ट ये कैसा प्रोडक्ट होगा, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो ये कैसा होगा, स्केलर होगा। अब इतना बात अगर सीख गए तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। आप क्लास 9 से ही एक फॉर्मूला पढ़ते आए होंगे। देखिए सिंपल सीधा लिख देते हैं, वी नो डैट, हम लोग क्लास 9 से एक बात पढ़ते आए हैं कि वर्क का एक फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ यहां पर आपका फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा जो है, तो यहां पर थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। तो जरा इसके एनालॉजी से अगर आप देखिएगा, तो जैसे ए बी कॉस थीटा को हम ए डॉट बी लिखते हैं, तो क्या उसी प्रकार से वर्क को ऐसा लिखा जा सकता है, एफ डॉट एस। वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो रियल में जो वर्क है ये क्या है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए ये स्केलर कहा जाता है। तो रियल में क्या है, तो रियल में अगर हम देखें तो वर्क क्या है, तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य डिस्प्लेसमेंट, हेंस इट इज स्केलर। रियल में क्या हो गया, तो रियल में ये हो गया कि कार्य बल तथा विस्थापन की डॉट उत्पाद है, ये डॉट उत्पाद है। अतः ये अदिश राशि है, अतः ये अदिश राशि है, अतः ये अदिश राशि है। अब एक चीज देखिएगा, लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। लोग अक्सर गलती क्या करेंगे कि जब वर्क लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि वर्क बराबर, हम लोग एक गलती क्या करते हैं कि वर्क बराबर लिख देते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख देते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, जो कि ये सरासर गलत है, ये लिखना गलत है। अगर आप लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखिए कि वर्क बराबर क्या हो जाएगा, तो फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। ये सब छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी, ये फिर आपका सही हो जाएगा। बीच में गुणा का साइन डाल दीजिएगा, ये फिर क्रॉस प्रोडक्ट के श्रेणी में आ जाएगा। और हम लोग को पता है कि वर्क जो है रियल में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए एक स्केलर प्रोडक्ट है। और एग्जाम में ये प्रश्न देता है
कह देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हम लोगों को लगता है कि भाई वर्क में तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर हो जाएगा, और हम लोग टिक कर देते हैं और हो जाता है गलती। तो ध्यान रखेंगे ऐसी बातों को। वर्क रियल में क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, इसीलिए वर्क आपकी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी होगा। अब यहां पर आपके मन में सवाल होगा कि करंट के बारे में आपकी क्या विचार है, करंट क्या है। जैसे हमारे पास भी देखिए एक वायर है, अगर हम बोले कि इस वायर में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो ये 5 एम्पियर का करंट किसी न किसी डायरेक्शन में तो फ्लो किया, तो इसमें तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी जो है ये स्केलर क्यों हुआ। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। करंट की अगर हम कहानी समझे तो देखिए करंट जो है, हम लोग जानते हैं कि करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट it is a स्केलर क्वांटिटी। करंट में मैग्नीट्यूड भी है, करंट में डायरेक्शन भी है, इसके बाद भी ये स्केलर क्यों हुआ। तो देखिए एक कहानी आपको बताते हैं फिर से क्लास 11th का। जब आप क्लास 11th में थे तो मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर ए है, चलिए इसको हम बोल देते हैं कि ये कोई वेक्टर ए है, और इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास कोई एक दूसरा वेक्टर बी है, इसी प्रकार से एक दूसरा वेक्टर क्या है बी। ये वेक्टर ए होता था, ये वेक्टर ए हुआ करता था, ये वेक्टर बी होता था, बीच का एंगल थीटा होता था, और हम वेक्टर के एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर की हम बात कर रहे हैं कि वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते थे कि एक वेक्टर को पैरेलली में शिफ्ट करा देते थे, और हमको पता है कि वेक्टर को जब हम पैरेलल में शिफ्ट कराते हैं तो ये वेक्टर हमारा बदलता नहीं है। तो हम इसको पैरेलल में शिफ्ट करा करके जो वेक्टर बी है इसको हम यहां पर ले आए। ये कौन सा वेक्टर है, तो ये आपका वेक्टर बी ही है, इसको हम पैरेलल में शिफ्ट करा करके आगे लेकर के आ गए, और वेक्टर को जब पैरेलल में हम शिफ्ट कराते हैं तो वेक्टर बदलता नहीं है। इसके बाद क्या करते थे, तो यहां से ए का हेड, सॉरी ए का टेल और बी का जो हेड है इसको हम लोग आपस में जोड़ देते थे, और इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहने लग जाते थे, इसको बोल देते रिजल्टेंट ए प्लस बी। और आपको पता है कि जब भी आप दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आता है। अगर दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ये फॉर्मूला क्या बनता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बनता था हमारे पास दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए। और जब भी रिजल्टेंट हम निकालते थे तो यहां पर एक ट्रायंगल बनता था, तो इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का नाम दिया करते थे। इसको क्या बोलते थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, त्रिभुज के योग का नियम, एक ट्रायंगल बना। तो आइए अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वायर है, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है इस प्रकार से, और एक दूसरा वायर हम ये ले लिए, इसका जंक्शन बनाए, और यहां से हम एक तीसरे वायर को निकालें। मान लेते हैं कि इस वायर में जो करंट है, ये सपोज कीजिए कि करंट 3 एम्पियर का है, और इसमें करंट 4 एम्पियर का है, और ये बीच का एंगल मान लेते हैं कि 60 डिग्री है। तो यहां पर करंट क्या होगा, तो आप वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करेंगे, और जब वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 2ab यानी कि 2 गुना में 3 गुना में 4 लिखेंगे, और फिर यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कॉस कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो लिख देंगे कॉस 60। बोले ठीक है, वाह बहुत अच्छा।
फिर से यहाँ से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पर जब हम काम किए तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 तिहाई 12 और 2 में हो गया 24 और cos 60 होता है हाफ, तो ये कट गया कितने बार में, 12 बार में। तो 16 और 12 कितना हो गया 28, और 28 और 9 कितना हो गया 37। तो ये कितना आ गया रूट 37। 16 9 25 और 25 और 12 37। तो ये हमारी एजम्पशन थी। हमारा एजम्पशन क्या था कि करंट कितना होना चाहिए, रूट 37 एम्पियर का। करंट रूट 37 एम्पियर का होना चाहिए, लेकिन करंट रूट 37 एम्पियर का होना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी एजम्पशन थी। ये हमारी क्या थी, तो ये हम लोग एजम्पशन मान रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि अगर 3 एम्पियर का करंट है, इधर से 4 एम्पियर का करंट है, बीच में वायर के 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इधर रूट 37 एम्पियर का करंट जाएगा। हमने वेक्टर के ट्रायंगल ऑफ एडिशन का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया। लेकिन हमारे पास एपरेटस है, हमारे पास एमीटर है, जिसके मदद से हम किसी भी वायर में फ्लो होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो रियलिटी में जब हम देखें, तो रियलिटी क्या हो गया, रियलिटी क्या हो गया कि करंट मिला हम लोगों को 7 एम्पियर। यह रियलिटी थी। जबकि हम सोच रहे थे कि करंट मिलेगा रूट 37 एम्पियर, रियल में मिला 7 एम्पियर। यानी कि ये सीधा सीधा जुड़ गया, 4 और 3 सीधा सीधा क्या हो गया, जुड़ गया, अलजेब्रा की तरह ये ऐड हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि करंट जो है ये ट्रायंगल, जो वेक्टर का ट्रायंगल ऑफ एडिशन है, इसको ये फॉलो नहीं करता। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, परंतु वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करता। इसीलिए करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से अगर हम बात करें कि करंट जो है स्केलर क्यों हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं कि करंट do not follows the vector triangle law of addition. It adds up like algebra. Hence it is a scalar क्वांटिटी। इसीलिए कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि आप हिंदी में अगर बोलना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा त्रिभुज के योग के नियमों का पालन नहीं करती। विद्युत धारा सदिश के त्रिभुज के योग का नियमों का पालन नहीं करती। यह बीजगणित की तरह जुड़ जाती है, इसीलिए कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी। उम्मीद करते हैं कि करंट स्केलर क्यों है समझ में आया होगा। क्योंकि करंट जो वेक्टर का ट्रायंगल ऑफ एडिशन का कॉन्सेप्ट है, इसको फॉलो नहीं करता, ये अलजेब्रा की तरह जुड़ जाता है। इसीलिए करंट को हम कैसा क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वांटिटी की तरफ, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और बात अगर हम करें वेक्टर क्वांटिटी की, अगर बात हम करें वेक्टर क्वांटिटी की कि वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी दैट है बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड always वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यानी कि वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों निहित होती है
तथा वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों निहित होती है, तथा त्रिभुज के योग के नियमों का पालन करती है, पालन करती है। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप सदिश राशि कहेंगे। इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम सदिश राशि कहेंगे। और ये क्या हो गया हमारा? अदिश राशि। तो सदिश में क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वेक्टर के ट्रायंगल ऑफ एडिशन को भी फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। जबकि स्केलर में जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। यहां पर डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं होगी। बात एग्जाम्पल की करें कि वेक्टर क्वांटिटी हम किसको कहेंगे, तो इसके भी तमाम एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल बन सकता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, परंतु एक निश्चित दिशा में तय की गई ये दूरी होती है, और जब डिस्टेंस को हम एक डेफिनेट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो ये क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा हम इसका एग्जाम्पल वेलोसिटी लिख सकते हैं, यानी कि वेग। इसका एग्जाम्पल एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी कि त्वरण। इसका एग्जाम्पल फोर्स हो जाएगा, यानी कि बल। इसका एग्जाम्पल हम मोमेंटम लिख सकते हैं, मोमेंटम यानी कि संवेग। इसका एग्जाम्पल हमारा इंपल्स बन सकता है, यानी कि आवेग। ठीक है, तो बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं हमारे पास, बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी भी हैं। तो मैं सारी क्वांटिटी का यहां पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर आगे पढ़ते चलेंगे और जहां जहां पर जो जो टर्म्स आता चलेगा, जो जो फिजिकल क्वांटिटी आती जाएगी, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पर सिंपली हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझे कि भाई स्केलर किसको बोलेंगे, वेक्टर किसको बोलेंगे, और सबसे बड़ा दो कंफ्यूजन जो वर्क और करंट में रह जाता है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास किए कि वर्क और करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे की अगर हम बात करें तो अब हमारे पास आ गया सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? यूनिट की प्रणाली या फिर मात्रक की प्रणाली। तो सबसे पहले समझिए कि अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो मेजरमेंट्स का तरीका हमारे पास अलग अलग था। जैसे पहले वार्टर सिस्टम चलती थी, वस्तु विनिमय की सिस्टम थी। आप हमको आटा दीजिए, बदले में आप एक मुट्ठी चावल ले जाइए। लोगों को काउंटिंग नहीं आती थी, मेजरमेंट्स के तरीके नहीं मालूम थे, फिर भी हम लोग वार्टर सिस्टम से जब उठ करके आए तो हम लोग कुछ ना कुछ मापना सीखे, और इसके लिए हम लोग बित्ता का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से एक बित्ता, दो बित्ता मेजर करना शुरू कर दिए। हम लोग हाथ से मापना शुरू किए, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ। हम लोग डेक से मापना शुरू किए, 1 फुट, 2 फुट चल करके। इस प्रकार से बांस से मेजरमेंट करते थे, 1 बांस, 2 बांस। तो इस प्रकार की ट्रेडिशन चलती थी। अब जरा सोचिए कि सबका बित्ता एक जैसा हो सकता है, सबकी हाथ एक जैसी हो सकती है, सबका ये हथेली जो है एक जैसा हो सकता है? नहीं। फिर लोगों ने धीरे 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 जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन सभ्यता विकसित होती चली गई, लोग मेजरमेंट करना सीखे, और अंततः हमने 3 सिस्टम बनाए, जिससे कि हम लंबाई, द्रव्यमान और समय का मेजरमेंट कर सकें। और ये 3 सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये 3 सिस्टम किसको किसको मेजर करने के लिए बना हुआ है? तो ये लंबाई को मेजर करने के लिए बना हुआ है, ये मास यानी कि द्रव्यमान को मेजर करने के लिए बना हुआ है, और ये टाइम यानी कि समय को मेजर करने के लिए बना हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहला सिस्टम आप देख रहे हैं, ये सबसे पहला सिस्टम, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सबसे पहला सिस्टम हमारे पास है, जिसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? तो इसको हम कहेंगे सीजीएस। सीजीएस सिस्टम जो है, इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। फ्रेंच सिस्टम यानी कि फ्रेंच पद्धति क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सिस्टम को विकसित किया गया था फ्रांस के द्वारा। इस सिस्टम को विकसित किया गया था फ्रांस के द्वारा, और इसमें लंबाई को हम मापते थे सेंटीमीटर में, मास को हम मापते थे ग्राम में, और समय को हम मापते थे सेकंड में। इसके बाद अंग्रेजों की प्रणाली आई, और ये जो एफपीएस सिस्टम है,
इसको हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। ये अंग्रेजों की प्रणाली है और अंग्रेज लोग क्या करते थे, तो ये लंबाई को मापते थे फुट में, मास को मापते थे पाउंड में, और टाइम को मापते थे सेकंड में। हमारे यहाँ भी जब अंग्रेज आए, हमारे पूर्वज भी जब अंग्रेजों के गुलाम हुए, तो हम लोग इनसे कुछ ना कुछ प्रचलन सीखे। हम लोग भी फुट फुट करना सीख गए, हम लोग भी पाउंड पाउंड करना सीख गए। और पाउंड तो बेकरी वालों को इतना पसंद आ गई कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी बेकरी वाले पाउंड नहीं छोड़े। आज भी देखिएगा, अगर आप किसी ओकेजन के लिए, चाहे बर्थडे हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर एनिवर्सरी हो, या फिर अगर आपकी एनिवर्सरी हो, तो आप क्या करते हैं, एक केक लाते हैं सेलिब्रेशन के लिए, और केक आप पाउंड में खरीद करके लाते हैं। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, लंबाई को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास MKS सिस्टम। अगर इस सिस्टम की हम बात करें, तो यह सिस्टम भी फ्रांस के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन इसमें हम लोग लंबाई को मापते हैं मीटर में, तो इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे मीट्रिक सिस्टम। इसमें लंबाई का मेजरमेंट मीटर में होगा, मास का किलोग्राम में, और टाइम का मेजरमेंट किस में होगा, सेकंड में होगा। और जितने भी, मतलब कि इस वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, सारे के सारे देश मेजरमेंट्स के अलग अलग तरीके को फॉलो कर रहे थे। अब आखिर समस्या कहां पर आई, तो समस्या पर थोड़ा सा ये, अगर हम समस्या की बात करें, अगर हम बात करें किसकी, समस्या की अगर हम बात करें, तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल में एक बात समझिए, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल एक फोर्स का। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं फोर्स, और आप सब लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। अब इसका हम अलग अलग यूनिट लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हमसे किसी ने बोला कि भाई फोर्स का सीजीएस यूनिट बतलाइए, तो हम क्या कहेंगे कि सीजीएस सिस्टम में मास को मेजर करेंगे ग्राम में, तो ये हो जाएगा ग्राम, और एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहने लग गए, इसी को कहने लग गए डाइन। अगर आप फ्रांस में चले जाइए, तो फ्रांस में लोगों से पूछिएगा कि फोर्स का यूनिट क्या है, तो वहां के लोग आपको बोलेंगे डाइन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि उनके यहाँ सीजीएस सिस्टम चल रही है। हम चले गए ब्रिटेन, अंग्रेजों के यहाँ, तो यहां पर चल रहा है एफपीएस यूनिट। अब यहां पर मास को ये लोग किस में मेजर कर रहे हैं, पाउंड में, तो यहां पर फोर्स का यूनिट क्या बनेगा, तो फोर्स का यूनिट बनेगा पाउंड, और यहां पर एक्सेलरेशन के लिए हम लोग लिखेंगे फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग आम तरीके से पाउंडल कहते हैं। क्या कहेंगे, पाउंडल कहेंगे। फिर समस्या, अगर हम भारत में रहने वाले हैं, और सपोज कीजिए कि आज तक हम पाउंड और फीट जैसा शब्द नहीं सुने, हम चले गए ब्रिटेन, और वहां पर लोग हमको बता रहे हैं कि नहीं, फोर्स का यूनिट होता है पाउंड फीट पर सेकेंड स्क्वायर। हम बोले नहीं नहीं, चलो भाई फ्रांस में जाकर के पढ़ाई करेंगे, फ्रांस में तो और समस्या है, वहां पर तो लोग ग्राम ग्राम बोल रहे हैं, और हम भारत के लोग हैं, आज तक ग्राम जैसा शब्द नहीं सुने हैं। हम भारत के लोग MKS सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि MKS यूनिट क्या है फोर्स का, तो हम बोलेंगे कि हम मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो हम इसको लिखेंगे केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कि हम लोग न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। तो सोचिए कि फोर्स एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में इसके यूनिट्स अलग हैं। क्यों, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज मेजरमेंट्स के अलग अलग तरीके को फॉलो कर रहे हैं। समस्या क्या हुई, समस्या यह हुई कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में यूनिट को लेकर के एक समस्या बन गया। वैज्ञानिकों के लिए एक समस्या थी कि अलग अलग कंट्रीज के वैज्ञानिक जब कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो डेटा को वो कौन से यूनिट में पब्लिश करें जिससे कि सब लोग उसको समझ पाए। अगर कोई स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर जा रहे हैं, तो उनके लिए समस्या है। तो इन तमाम समस्याओं को समझा कौन, फ्रांस। तमाम समस्याओं को समझा फ्रांस, और फ्रांस समझ गया कि भाई ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, इसको हटाओ और लेकर के आओ कि वन वर्ल्ड वन यूनिट। अगर 20 में एक है तो मात्रक भी एक होनी चाहिए, और इसी के रास्ते पर आगे कौन बढ़ा, तो इसी के रास्ते पर आगे बढ़ा फ्रांस। जिस प्रकार से आज के डेट में हम बात करते हैं, जैसे पहले हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम था, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का अलग टैक्स, यहाँ टैक्स वहां टैक्स, टैक्स से आम जनता परेशान थी। फिर भारत में क्या आया,
वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट, कि अगर राष्ट्र एक है तो टैक्स भी एक होनी चाहिए, दैट इज जीएसटी। तो इस समस्या को सबसे पहले समझा फ्रांस, और समस्या को समझने के लिए फ्रांस क्या किया कि अब फ्रांस लेकर के आएगा एसआई सिस्टम को, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। और ये एसआई सिस्टम में कुछ अहम मीटिंग होगी सारे कंट्रीज के, इसके लिए कई सारे अधिवेशन चलेंगे, कॉन्फ्रेंस होगा, और अंततः 1971 में ये लागू भी होगा। और तब से जितने भी कंट्रीज हैं इस विश्व में, सारे लोग एसआई सिस्टम को ही फॉलो करने लग गए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग कहानी शुरू करेंगे एसआई सिस्टम से। एसआई सिस्टम क्या है, मीटिंग कब हुई, कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किए, मीटिंग में निर्णय क्या लिया गया, किस प्रकार से यूनिट्स का डेवलपमेंट हुआ, और फिर प्रचलन में जो है एसआई सिस्टम कैसे आया। तो चलिए इन तमाम बातों के साथ मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।